क्या IMF वाले अंधे हैं? आज भी उन्होंने सिंपैथी भी की है पाकिस्तानियों के साथ, एंड ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम रिलैक्स होगा। ऑफ कोर्स उसके अंदर जो गरीब को चीज़ें करेंगे, जो फ्लड अफेक्टेड लोगों की चीज़ें करेंगे, वो अफेक्ट होगा, उसको फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल जाके फर्टिलाइजर कंपनीज को ब्रेक दे दे टैक्स, वो नहीं मानेंगे वो लोग, लेकिन जो गरीब जिसका घर टूटा है उसके घर की तो मदद करेंगे ना हम। जब तक IMF का फुल डिस्क्लोजर नहीं होगा, उस वक्त से पहले हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में जाके इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। सैलाब की इन तबाहकारियों के साथ हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम ये सरप्लस दे सकें। जो तैमूर झगड़ा ने और मोहसिन ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप उनका जवाब दें। जवाब देंगे हम आपका साथ देंगे, जवाब नहीं देंगे हम समझेंगे पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ है, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी खबर का जिस पे बहुत दिनों से, हफ्तों से, हम कह सकते हैं महीनों से बहस भी हो रही थी और उसकी आने का शिद्दत से इंतज़ार भी था, और वो बिला आखिर गुज़िश्ता रात ये जो इत्ला थी वो सामने आई कि IMF के साथ जो बहाल होना था प्रोग्राम पाकिस्तान के हवाले से, वो फैसला फाइनली IMF ने कर लिया है। और अब इसी के साथ पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की जो 2 किस्तें हैं वो इकट्ठी देने की मंजूरी दे दी गई है। IMF एलामिया में ये भी कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को जून 2023 तक बढ़ा दिया है। मगर अगर एलामिया को गौर से देखा जाए तो इसके अंदर उन शराइत का भी जिक्र है जो पाकिस्तान को अब माननी पड़ेंगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी इस प्रोग्राम की बहाली के लिए जो कमिटमेंट्स की हुई हैं। उसके अंदर जो 5 अहम टारगेट्स हैं वो है टैक्स वसूली को बढ़ाना, पावर सेक्टर का जो गर्दशी कर्जा यानी कि सर्कुलर डेट है उसको कम करना, कमज़ोर तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा करना, इदारों की सरकारी जो इदारे हैं माफ़ करिएगा उनकी कारकर्दगी को बेहतर करना, और जो एक एक्सचेंज रेट, मार्केट रेट पर मबनी हमारा एक्सचेंज रेट है उसके निज़ाम को बेहतर करना है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान से ये भी कहा है कि जो मालियाती पॉलिसी है उस पर भी एक वो भी बहुत टाइट, जिसको कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता रात से इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी गिनवा रही है, मगर अब इस सारे मामले पर ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब पाकिस्तान में इस तरह के फ्लड्स आए हैं, सैलाब जो आया है, तो क्या पाकिस्तान को ये सारी जो IMF से कमिटमेंट्स हैं ये पूरी करनी पड़ेंगी या कोई वहाँ से छूट भी मिलेगी? इस हवाले से कंसेशंस का बहुत जिक्र हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये सैलाब थे न सिर्फ ये कहा जा रहा है कि तारीखी थे, मगर इनका जो इब्तदाई अंदाज़ा ही है कि कितना नुकसान हुआ है वो 10 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। इतने मुश्किल चैलेंजेस के साथ जब ये जो इतना ना सिर्फ नुकसान हुआ है पर लोग बेघर हुए हैं, फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं, तो इसके अंदर IMF से किस किस्म की रियायतें मिलनी चाहिए इस पर भी बात हो रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से इशारा दिया, जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और इस उम्मीद का इजहार किया है कि कम अज़ कम IMF से इस तरह की कंसेशन ज़रूर मिलेंगी कि जो लोग जिन पे असर पड़ा है, नुकसान जिनका हुआ है, तो उनके लिए ज़रूर कोई कंसेशंस दी जाएंगी। दूसरी तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर जिक्र करें तो गुज़िश्ता रोज़ की जो ऑडियो लीक्स थी, शौकत तरीन साहब की जो गुफ्तगू हो रही थी फाइनेंस मिनिस्टर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उस हवाले से भी अभी बहस जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो उस पर अभी भी बदस्तूर कायम है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बाद वो जो कमिटमेंट थी सरप्लस की IMF के लिए, उस पे वो अब उसको नहीं डिलीवर उस पे कर सकते, और सिर्फ इसी हवाले से बकौल उनके वो ऑडियो जो कॉन्वर्सेशन थी, फ़ोन कॉन्वर्सेशन इसी हवाले से थी। इन सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम साहब, मुआशी तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनसे हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करेंगे IMF के साथ जो मुआहिदा फाइनलाइज हुआ गुज़िश्ता रात, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, मुआशी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमें ज्वाइन करना था बिलाल कियानी साहब ने हुकूमत की तरफ से भी, बट उनकी कोई आखिरी मिनट पर मीटिंग आ गई इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। तो अदरवाइज ऑफ कोर्स हमारे पास दोनों साइड होती हैं ऑफ द पिक्चर, बट नाउ वील जस्ट हैव टू डील विद वन। वेलकम टू द शो मुजम्मिल साहब। जी मुजम्मिल साहब, बहुत हुकूमत इसको अपनी कामयाबी गिनवा रही है कि प्रोग्राम उन्होंने फाइनली, जो आप लोगों ने सब्सिडी दे के डीरेल किया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर मार्च अप्रैल में, उनको अब 6 महीने लगे हैं और वो फाइनली दे बीन एबल टू गेट इट बैक ऑन ट्रैक। IMF से मुआहिदा भी हो गया है, सब कुछ सेटल हो गया है। एंड आज हमने फर्क भी देखा है सर, एकदम जो रुपी था जो बहुत डिवैल्यू हो रहा था उसकी कीमत में भी हमने कमी देखी। आफा, पहले तो 1 मिनट के लिए कि कल इनको मिला कि क्या खोया क्या पाया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये तो हम पहले डिबेट करते रहते थे बहुत, अब क्या खोया और क्या पाया। जब आपको याद है मिफ्ताह ने 24 अप्रैल को एक फ़्लाइट ली थी वाशिंगटन के लिए, और फिर उन्होंने कहा था कि मैंने उन्हें कहा कि 1 साल के लिए प्रोग्राम ज़्यादा दे दें, और वो उन्होंने दे दिया सर। मैं अब आ रहा हूँ ना, उस पर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ इस पर बात हो सकती है। तो इन्होंने कहा मैं भी मेमन हूँ, मैंने $2 अरब मांग लिए उससे। मैं भी मेमन हूँ, मैंने भी $2 अरब मांग लिए। फिर वो $2 अरब से हमें हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता करके कहा कि हुकूमत ने 1 कर दिया उसे, कि $1 अरब मिल रहा है। तो कल जब रात को पर्चा आया IMF का, तो 9 महीने के लिए, यानी कि सितंबर नेक्स्ट मंथ ये IMF का प्रोग्राम ऑफिशियली ख़त्म हो रहा था। जी जी। तो 9 महीने के लिए एक्सटेंड कर के इन्होंने, पता है आपको एडिशनल कितनी फंडिंग ली है हमसे? $0.5 अरब। $0.5 अरब। हमारा जून के महीने का खसारा था $2.3 बिलियन। जुलाई का हमारा डेफिसिट था $1.2 बिलियन। तो 9 महीनों में, अब मुझे एक बात बता दें कि ये $0.5 अरब कितना खाएंगे कितना पिएंगे, नंबर 1। फिर इन्होंने कितने गलत आदाद शुमार दिए। बजट, मैं आपके पास भी इधर आया था बजट के दिनों में, आई वॉज इन इस्लामाबाद, तो मैंने आपको कहा था ये 11% महंगाई का तखमीना दे रहे हैं, ये आवाम को झूठ बोल रहे हैं। अब कल IMF ने उसको 19.9% कर दिया है, और रियली मैं आपको बताऊं IMF ने इन पे एहसान किया है। अगर ये पूरे साल का एवरेज 25% से कम हो जाए, आप मुझे बोलिएगा अभी नेक्स्ट वीक, अभी जो थर्सडे को डाटा आएगा 45% तो हो चुकी है SPI, और CPI जो है जिसको IMF ने 19.9 बोला है वो 25%। फिर GDP ग्रोथ जो हम 6%, पहले तो इन्होंने हमारी 6 को 4 कर दिया था, आपको याद होगा, 4% पे छोड़ गए, फिर 6 इन्होंने ही अपने इकोनॉमिक सर्वे से, इन्होंने बजट में 5% बोला था कि हम 5% से ग्रो करेंगे। IMF ने उसे 3.5% कह दिया। अच्छा, इसमें फ्लड इम्पैक्ट नहीं है अभी, We'll talk flood separately। ये जो है एज ऑफ जून इंफॉर्मेशन पे। बट मुजम्मिल साहब, ये तो अब हर हुकूमत के साथ मसला होता है ना। आप लोग भी जब शुरू में आए, आप IMF प्रोग्राम में गए, आपको भी ग्रोथ स्लो करनी पड़ी, तब वो चीखते थे कि आप 6% से कम पे ले आए। फिर ऑब्वियसली कोविड के अंदर वो और मसला हुआ। हमारे में उल्टा होता था। कोविड के दौर पे IMF ने कहा था हम 1% से ग्रो करेंगे, हम 5.7% से ग्रो किया। अभी जो 6% पहले की बात कर रही हूं, जो पहला साल था, इसकी बात बता रहा हूं कि इस दफा 6% जो हमने किया, IMF कहता था कि हम 2.1% करेंगे। IMF हमें कम कहता था और हमने ओवर अचीव किया। सर बट वो आपने फिर इकोनॉमी ओवरहीट भी तो की ना उन दिनों में। ओवरहीट का देखें, यही तो हमारा मसला है कि जब भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है वो ओवरहीट होती है। तो शौकत तरीन साहब ऑन द रिकॉर्ड मान चुके हैं। 2 ओवरहीट होते हैं, 2 किस्म के ओवरहीट होते हैं। लेट्स जस्ट से कि पूरे पाकिस्तान में हम 2 ही लोग रहते हैं, कि आप रहते हैं कि मैं रहता हूं। आपने अपने खर्चे बढ़ाए अपनी इनकम की बेसिस पे, आपने ज़्यादा चीज़ें पैदा की और अपनी इनकम से, और मैंने अपने खर्चे बढ़ाए कर्ज लेकर। जो पाकिस्तान की ओवरहीट हुई थी, दैट इज़ अ पॉजिटिव हीट ओवरहीट। 17 साल का ऑल टाइम हाई एग्रीकल्चर आउटपुट, 18 साल का ऑल टाइम हाई इंडस्ट्रियल आउटपुट, कभी पाकिस्तान की तारीख में 11.7%, 1 साल नहीं 2 साल, और फिर सर्विसेज सेक्टर में 6.1%। इनकी ओवरहीटिंग कैसी थी जो 2018 में थी? एग्रीकल्चर ग्रोथ 1.5%, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5%, और सर्विसेज जो जिसमें कर्जा और ये सारी चीजें होती है उसको 8% दिखाती है। तो दीज जो क्वालिटी ऑफ द ओवरहीटिंग होती है ना, विच इज वाई वी हैव बीन एबल टू, हमने ज्यादा रोजगार दिया,
लोगों ने खर्च किया। ये जो लोगों के हाथ में आज सेल फोन, गाड़ियां, घर, सस्टेनेबल तो दोनों तरफ से नहीं है ना। नहीं, देखिए ना, वो हमें इवेंचुअली तो दोनों, देखें आप जो मर्जी उसको नंबर से कर ले, सच्चाई तो ये है वो जब अपनी ग्रोथ करके गए तो हम आईएमएफ के दरवाजे पे खड़े थे, आप लोग जब गए तब भी हम आईएमएफ के दरवाजे पे खड़े थे। ये तो इन ले पर्सन्स टर्म दिस इज व्हाट हैपेंड ईच टाइम। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सस्टेनेबल नहीं होता तो 2 साल क्यों कंटिन्यूसली ग्रोथ हुई? लास्ट ईयर हुई, लास्ट ईयर सबने कहा कोविड था, लो बेस था, सब बंद हो गया तो हो गई। अब अगले साल देखिएगा, फिर अगले साल उससे बड़ा छक्का मार दिया। फिर एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ, आईटी ड्रिवन ग्रोथ, ये हमने इनकम्स की, हमारे फॉरेन फ्लोस। आपको मैं एक छोटी सी बात याद करा देता हूं, 2018 में जब ये गए थे ना, हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस थी $44 बिलियन, और ये जो इस साल जब हम गए ना तो $66 बिलियन। एक साल में $20 अरब उनसे ज्यादा। $20 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। आई नो, बट इट स्टिल डजंट कवर अ करंट अकाउंट। अब आप आज करंट अकाउंट क्यों बढ़ा? करंट अकाउंट में जो हमने आप सारों को फ्री में बूस्टर्स लगाए, वैक्सीन। अच्छा चले, अब सर अब आगे की बात करें, सॉरी ये तो हम हम इस पे तो बहस करते रहेंगे। अब आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं होंगे, या आप कह रहे हैं कि जो नंबर्स जिसके ऊपर आईएमएफ के साथ ये डील हुई है वो अब नंबर्स जो हैं दे आर नॉट रियलिस्टिक बिकॉज़ ऑफ द फ्लड? कल तो मिफ्ता इस्माइल बिल्ली थैले से बाहर आ गई और ही न्यू के जो मैंने आईएमएफ को उल्टे सीधे कमिटमेंट दिए, 4 तो मिनी बजट आ चुके हैं, आपको भी पता है, जून से लेकर, कि ये हो नहीं सकते। तो कल ही आईएमएफ प्रोग्राम हुआ, कल रात को ही टीवी शोज ने बोल दिया कि आईएमएफ अंधा है, उसको नजर नहीं आ रहा कि इस मुल्क में सैलाब आ चुके हैं, मैं कैसे पूरा करूंगा? मैंने लोगों को खाना पहुंचाना है, मैंने लोगों को पैसे देने हैं, हमें वो इमदाद करेगा, वो करेगा, हम आईएमएफ से बात करेंगे। और अभी मैं आपको, ये तो सारी खाली पेपर है, ईसीसी का इजलास इन्होंने बुला लिया है G20 के डेट सस्पेंशन का, जिसका मतलब ये है कि जो आज से 2 महीने से चूरन बेच रहे थे हमें कि हमने जो है मुल्क को दिवालिये से बचा लिया है और हम इस पोजीशन में आ गए कि जो हमने जहां जहां जिसका कर्जा उतारना हम वापस कर सकेंगे, तो ये फिर G20 का डेट सस्पेंशन क्यों कर लिया? वो भी छोड़ें आरफा, मुझे एक बात बताएं कि $7.5 बिलियन इनके रिजर्व हैं, $7.5 अरब। जब हम गए थे इनको 11.5 दे के गए थे, चीन ने 2.3 अलग दिए, 14 से 7.5 कर दिए, इन्होंने 4 महीने में $6 अरब उड़ा दिए। सर वो तो उसी ऑयल सब्सिडी की वजह नहीं से। नहीं नहीं, ये इन्होंने कौन सी ऑयल सब्सिडी, 150-250 का ऑयल डलवा रहे हैं, अल्लाह को माने आप, ऑयल सब्सिडी का कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। अब मेरा सवाल कुछ और है जी, मेरा सवाल ये है कि एक्सपोर्ट्स $3 अरब से कर दी $2.25 अरब, रेमिटेंसेस गिर गई, ठीक है ना, आप कह रहे हो मैंने इंपोर्ट कम कर ली, ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये जो कह रहे थे कि मैंने सऊदी अरब से पैसे ले आया हूं, मैं यूएई से पैसे ले आया हूं, कतर से पैसे ले आया हूं, आपको कहीं नजर आए अभी तक? और वो कब आ रहे हैं? इन्होंने कहा मैंने $4 अरब। तो आप कह रहे हैं कि मिफ्ता साहब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो झूठ की बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो मेरे अकाउंट में आप नजर ये आने कह रहे हैं कि इनको चाहिए। स्टेट बैंक में जिस दिन आ जाएंगे ना तो मैं कहूंगा कि जी आ गए। इन्होंने तो मई से बोल रहे हैं कि सऊदी अरब ने कभी कहते हैं $2 अरब दे दिए, कभी कहते हैं कतर। तो सर इट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन द आईएमएफ डील ना? नहीं 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 नहीं, आईएमएफ डील पे कोई चीज डिपेंडेंट नहीं है। चले आईएमएफ डील हो गई ना, अब तो हो गई, आज ही हुई है ना, हो गई ना, कल हो गई ना। हाँ। अब हमें टाइम बता दें किस तारीख को, किस महीने, इस महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, टाइम तो दे देना। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई की तरफ से कोई कमिटमेंट्स नहीं है किसी किस्म की? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मुझे कोई एग्रीमेंट ही दिखा दें, कोई एग्रीमेंट दिखा दें, कोई उनकी तरफ से तारीख बता दें, कोई डिपॉजिट की वो बता दें। वो तो कह रहे हैं मैं बस, वो मुझे शहबाज साहब ने अमाउंट बताया, मैं अभी कोट नहीं करूंगा, मुझे उन्होंने ये अमाउंट बताया, मुझे उन्होंने ये अमाउंट। जब कतर जा रहे थे, ब्लूमबर्ग की स्टोरी कि $3 बिलियन टुमारो विल बी अनाउंस, ये वो करके, वो किधर है 3? वो एलएनजी की डील हो रही थी 15 साल की, वो कहां गई डील? मैंने तो कहीं मेरे कानों ने नहीं सुना। वो इन्वेस्टमेंट का जिक्र हुआ है कि तो वो कब है? वो तो हर वक्त होता रहा है। वो एयरपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं कि एयरपोर्ट की आपको लगता है कि एयरपोर्ट जो है टमाटर प्याज है कि जाके जो है वो पैसे दे देंगे और वो एयरपोर्ट ले लेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए ड्यू डिलीजेंस होगी, डाटा बैंक खुलेगा, फिर उसके बाद एग्रीमेंट्स होंगे, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगा। पीटीसीएल की आपको डील याद है? जी जी, जो मुशर्रफ साहब के दौर में बिल्कुल थी, बिल्कुल। वो जो है आज तक उसका $800 मिलियन, $80 करोड़ जो है एग्रीमेंट किया, उनको कब्जा भी दिया हुआ, कंपनी चलाते हैं, वो आज तक नहीं ले सके हम। जी सही है। तो ये इस तरह के एग्रीमेंट्स और इस तरह की हवाई बातों पे ना रहे, मटीरियलिस्टिक बात करें
इमरान खान गए थे सऊदी अरब नवंबर में, क्रिकेट मैच भी देख रहे थे इंडिया पाकिस्तान का, याद अच्छा होगा मुझे आपको। बताएं तो फिर सर आप क्या कह रहे हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? आप अगर ये कह रहे हैं कि कोई पैसे नहीं मिले, आप कह रहे हैं आईएमएफ ने भी जितने देने थे या जितने मांगे नहीं दिए, तो व्हाट नेक्स्ट नाउ? देखें अब जो है अब ना, आप कह रहे हैं अब- G20 से सस्पेंशन मिलेगी और वो इसलिए मिलेगी क्योंकि फ्लड्स अनप्रेसिडेंटेड आ नहीं, गए हैं। मिलेंगी ना मिलेगी तो सेकंड है क्वेश्चन ना। हाँ। आज इन्होंने ईसीसी बुला ली है उसमें, अब वो कल है ईसीसी, आज ही होनी है शायद, हो सकता है बिलाल इसीलिए ना रुके हों कि ईसीसी ना आ गई उनकी, ठीक है। G20 इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट। असल में जो मुझे जो फियर है कि अगर ये पैसे नहीं आते, सबसे पहले तो करंट अकाउंट है, फिर ये जो 1.17 बिलियन डॉलर आएंगे, ये कितने दिन की खुराक है? ये तो 15-20 दिन की खुराक है। जो मेरा उससे बड़ा कंसर्न है, ये दुनिया में इस वक्त जो है ना फाइनेंशियल बहरान आया हुआ है। इट इज समथिंग लाइक 2008 जो लीमन ब्रदर वाला, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर इज द बेस्ट एसेट क्लास इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। पूरी दुनिया में जो डॉलर फैला हुआ था अब वो वापस यूएस जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो पहले आपको पैसे इधर से आ जाते थे, यूरो बॉन्ड से ले लेते थे, कमर्शियल लैंडिंग हो जाती थी, वो पैसे मुझे नजर नहीं आ रहे। अब वो जो एक बायलैटरल लैंडिंग की जो सऊदी अरब और ये वो जो बातें कर रहे हैं, लेट्स होप कि वो मटीरियलाइज हो जाए। और उसके बाद तो अब ये नई बात आ गई ना कल कि हम आईएमएफ से रीनेगोशिएट करेंगे। 9th रिव्यू आपका नवंबर में है, अब नवंबर में आईएमएफ की अगली किस्त आएगी। जैसे हमने भी वो साउंड बाइट सुनाया, मिफ्ता साहब ये कह रहे हैं कि रीनेगोशिएट हम करेंगे सिर्फ गरीब लोगों के हवाले से, तो प्रॉब्ली सोशल प्रोटेक्शन को बढ़ाएंगे। वो तो आईएमएफ पहले कह देता है गरीब लोगों के लिए तो पूछने भी नहीं आया करो। आईएमएफ कहता है कि अगर गरीब कोई आदमी है ना, उनकी जो रैपिड फंड फैसिलिटी नहीं, होती है, जो अगर कोविड में भी हुकूमत शायद हमने पाकिस्तान अवेल की अगर थी। कोई उनको सब्सिडी देती है ना, बिजली में, कैश हैंड आउट, कोई और चीज, तो वो कहते पूछने भी नहीं आओ। लेकिन अगर अक्रॉस द बोर्ड हो, आप और मैं सब आ जाएं, तो आईएमएफ को उस पर, जैसे पेट्रोल की शौकत तरीन साहब ने जब की थी, तो बिजली पे उन्होंने, हमने 5 रुपए यूनिट बिजली भी की थी, बिजली पे उन्होंने कोई बात नहीं की थी। पेट्रोल क्योंकि आप भी ले रही थी, मैं भी ले रहा था, एक गरीब आदमी भी ले रहा था, तो उन्होंने कहा ये बड़े आदमी को क्यों दे दिया आपने, उस पे इतराज। तो आईएमएफ कभी गरीब आदमी की तो बात ही नहीं करता। नहीं तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि क्या कंसेशन देंगे? आप कह रहे हैं कि ये जो टैक्स नेट को इंक्रीज करने की कमिटमेंट है, टारगेट्स एग्री किए ना हाँ। इन्होंने जो टारगेट्स एग्री किए ना, चाहे वो टैक्स के हैं, चाहे वो पेट्रोलियम लेवी के हैं, चाहे वो बिजली के हैं, वो ये अब एक एक करके विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। और ये विड्रॉ करने के अलावा जो इन्होंने हदफ हासिल करने वो नहीं कर सकेंगे, तो 9th रिव्यू फेल हो जाएगा। और जब 9th रिव्यू फेल होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर पैसे नहीं देगा। मेरा कंसर्न ये है, और इस पे क्लैरिटी आपको 2-3 दिन में, कल से उन्होंने खुद बिल्ली थैले से बाहर आई हुई है, हम आईएमएफ अंधा है, खुद कह रहे हैं कि आईएमएफ कंसेशंस देगा ना सर, तो नेगोशिएट करके मिलेंगी ये माशाल्लाह इन्होंने जो अभी नेगोशिएट किया है 4 महीने में, और उसके बाद जो 4 मिनी बजट 2 महीने की स्पेस पे दे दिए उन्होंने, तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये रीनेगोशिएट कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, और मैं तो बहुत पेसिमिस्टिक हूं। और आपने ये कहा कि डॉलर बड़ा आज छलांगे मारा है, 1 रुपया 12 पैसे जो है इंप्रूव हुआ है, और ये 180 से जो है 220 रुपए है। ये तो मैं आज एज्यूम कर रहा था कि 10-12 रुपए ये गिरेगा, स्टॉक मार्केट को 1200-1500 पॉइंट बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट आज माइनस बंद हुई है। अगर इतना कुछ हुआ था, फायरवर्क्स हुए थे, इतनी बड़ी सक्सेस, और फिर ऐसे कामयाबी दे रहे हैं। आपको पता है कल 7th और 8th रिव्यू था, तो ये उस किस्त को सेलिब्रेट करें। उससे पहले जो 6 किस्तें हम लाए थे, तो हमें तो 6 टाइम सेलिब्रेट करना चाहिए फिर, कि हम 6 दफा जो है पैसे लाए और ये तो सिर्फ 1 दफा लाए। तो क्या बच्चों वाली हरकतें कल से कर रहे हैं, और एक दूसरे को ऐसे मुबारकबादें दे रहे हैं कि जैसे मतलब वो जो है मक्खन से बाल निकाल के लेकर आए, पूरा का पूरा मक्खन पे गिलवा दिया, ना वो ब्रेड पे लग पा रहा है, ना वो किसी के काम आया, सारा का सारा, और उसके बाद जो मुबारकबादें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे फ्लड्स के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक दफ़े फिर जिक्र करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान भर में सैलाब से होने वाली तबाही है, जो लोग जिनका नुकसान हुआ है, जो मुतासरीन हैं, उनकी मदद और जो रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो ताज़ा तरीन नंबर सामने आए हैं,
तो ये कहा जा रहा है कि चारों सूबों में जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है उससे 3 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। 1100 अमवात का नंबर अब तक सामने आया है और कहा जा रहा है कि जो मकानात की तबाही हुई है वो उसका नंबर लगभग 10 लाख के करीब है। इसके साथ साथ फसलें भी तबाह हुई हैं, मवेशियों की भी हलाकत हुई है। मुतासरीन जो हैं इस वक्त उनको खुराक पहुंचाना, कपड़े, अद्वियात, खैमे, ये सब उनकी इमीडिएट जिसको कहते हैं ज़रूरियात में शामिल हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए इस वक्त ना सिर्फ हुकूमतें बट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, आम लोग, सभी शहरी सभी कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ये इत्तलात भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से भी जो इमदाद है वो पाकिस्तान पहुंच रही है। बलूचिस्तान और सिंध में अब इसके साथ साथ जो मवासिलाती निज़ाम है उस पर भी असर पड़ा है और इससे जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो भी ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई हैं। पानी जो है वो जहाँ जहाँ उतर रहा है उसके साथ साथ वहाँ ये खदशा है कि अब वहाँ बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त मुतासरा इलाकों में? इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो किस हद तक जिसको हम कहते हैं कि वहाँ हो रही हैं और क्या चैलेंजेस दरपेश हैं उन लोगों को जो इन इलाकों में काम कर रहे हैं, मुतासरीन की मदद कर रहे हैं? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल है अल खिदमत फाउंडेशन। वेलकम टू द शो सर। जी शाहिद साहब, शुक्रिया जी आपका। कुछ हमें तफसील बताएं कि कहाँ कहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, किस किस्म के चैलेंजेस हैं, लोग अगर मदद करना चाहते हैं तो उनको क्या किस किस्म की अपने सामने इश्यूज का या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, आप एक तो आपने बड़ी तफसील के साथ जो इस वक्त की सूरत हाल है वो की और बिल्कुल ठीक आपने इसकी मंजरकशी की। तो एक तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त रिफाई इदारों को और हुकूमत को आ रहा है वो ये है कि इसका जोग्राफिक जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इससे पहले यानी इस तरह का डिजास्टर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया जो मुल्क के 1/3 हिस्से को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, वहां पर पानी खड़ा है। तो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतने बड़े हिस्से को कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या हुकूमतें और ये एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है कि इसमें से बलूचिस्तान के काफी इलाके जो हैं वो अब भी इनएक्सेसिबल हैं और अभी तक जो हमारी इतलात हैं ये तकरीबन कोई 25 से 30% का इलाका जो है ये अभी तक एक्सेसिबल ही नहीं बनाया जा सका कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब हुआ है। अल खिदमत फाउंडेशन इस वक्त फील्ड के अंदर अपनी एक इस कैपेसिटी के मुताबिक मौजूद है। तकरीबन हम इस वक्त 50 से 55 अजला में काम कर रहे हैं। इसमें मुतासिरीन को पका पकाया खाना, राशन पहुंचा रहे हैं, तारपाल और टेंट जो है वो मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल का एक बड़ा, आपने खुद जिक्र किया कि वाटर बॉर्न डिजीजेज है, बिल्कुल राइटली आपने कहा, इसको भी हमें प्रिएम्प्ट करना है और इसके लिए भी जो यानी उसका मेडिकल कैंप्स का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने ले डाउन कर दिया है, उसको मजीद भी बढ़ा रहे हैं। तो ये है, लेकिन स्केल इतना बड़ा है कि ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का या किसी एक एजेंसी के बस की बात नहीं है। सबको मिलजुल कर एफर्ट करनी होगी, एक भरपूर एफर्ट करनी होगी क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। शायद जब ऐसे जब मौके आते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है और सबसे बड़ी जो एक अहम चीज होती है वो कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, काम कर रही हैं, क्या आप लोग आपस में भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं? आप लोगों का एक दूसरे से राब्ता है या सिर्फ जो लोकल इंतजामिया है उससे ही सब ऑर्गेनाइजेशन जो है कोऑर्डिनेट करती हैं और वो जो आपके ख्याल में कम्युनिकेशन है वो काफी होता है? जी शायद इकबाल साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, हम उनको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बात करना चाह रहे हैं इस सैलाब के हवाले से जो तबाही हुई है। ऑब्वियसली 3 सूबों में बहुत सूरत हाल जो है इस वक्त संगीन है और साथ में जो चैलेंजेस हैं इमदाद पहुंचाने के, जैसे वो खुद ही कह रहे थे कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे। जी शाहिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर?
जी जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, ये बताइएगा, इसको आपने जिक्र किया अभी कि ऑब्वियसली जब ऐसा काम इतने इस स्केल पे हो रहा होता है तो आपस में राब्ता रखना, कोऑर्डिनेट करना, ये भी बड़ा जरूरी होता है। क्या जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं काम कर रही हैं वो आपस में भी कोऑर्डिनेट करती हैं, या सिर्फ लोकल इंतजामिया के साथ ही आप लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और वो काफी होती है? देखिए, इसमें हमारे प्रेसिडेंट ने कई मरतबा इस का तस्करा किया है कि देखिए एनडीएमएस, पीडीएमएस को, सूबाई हुकूमतों को और एनजीओस को, इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। हमेशा से फील्ड के अंदर ये होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हमें ये कोई बहुत मौसर अंदाज से दिखाई नहीं दे रहा। हम लोकल सतह पर तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़ाहिर है हम भी ताउन कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ताउन कर रहे हैं, लेकिन कोई यानी जिसको आप कम्प्रिहेंसिव कोई मैकेनिज्म हो जो इफेक्टिव हो और जो इतने बड़े डिजास्टर को हैंडल करे, वो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। उसकी एक जरूरत है, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल वो जो ही कोई ऐसा सिस्टम डिप्लॉय होगा तो इस रिलीफ ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस और बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सैलाब के इस हवाले से और जो वहाँ इस वक्त रिलीफ का काम हो रहा है उसी हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम जिक्र करेंगे सैलाब के हवाले से जो रिलीफ एक्टिविटीज हो रही हैं, और उन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जफर अब्बास साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं जाफरिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल। वेलकम टू द शो सर। जी जफर साहब, बताइएगा कि आप लोग कहाँ किस किस इलाके में काम कर रहे हैं और इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए सबसे ज्यादा? जो पानी खड़ा हुआ है, लोगों तक पहुंचना, क्या एक्टिविटीज भी हैं और क्या चैलेंजेस भी हैं सर? देखिए, एक्टिविटीज तो हमने शुरू की थी जिस वक्त हमने पहली वीडियो बनाई थी सक्खर बिराज पे खड़े होकर कि 16 लाख मकान बह गए हैं। खुदा के वास्ते मीडिया, हुकूमत, सब लोग जागो, करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे। और 2 दिन बाद फिर सबने ये बात मानी भी और बोला 1 करोड़ नहीं 3-3.25 करोड़ अफराद जो है खुले आसमानों के नीचे हैं और 20-25 लाख 30 लाख मकान बह गए। हम पका हुआ खाना भी फराहम कर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पे। हमारे कैंप सिटी कायम हो गए हैं, लोगों को शिफ्ट किए जा रहे हैं, हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने यहाँ कराची से जो ऑपरेशन शुरू किया था, हमने लोगों को बताया कि पका हुआ खाना क्यों जहमत कर रहे हैं, वो राशन की क्यों जहमत कर रहे हैं। आप एक बोरा राशन का 9,000 10,000 का खरीद रहे हैं, वो क्या करेंगे आपके इस राशन का? वो पानी में डूबे हैं, उनके पास जगह ही नहीं है, उनको खुश्क जगह पे शिफ्ट करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। जहां खैमा बस्तियां लगा रहे हैं तो वो चूल्हे कहाँ बनेंगे? और जो कोई भी मांग रहा है उसको भी हम कह रहे हैं यार जो वो चीज दे जो उनके काम आ सके। तो इस वक्त हमने अपील की थी बिस्किट और भुना हुआ चना, दूध, जूस टेट्रा पैक में, उसके अलावा खजूर, ये चीजें दें। औरतों के सैनिटरी पैड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है वहां पर, बच्चों के पैम्पर्स की जरूरत पड़ रही है। इन तमाम चीजों को हम इस पे काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं रोजाना 100-150 ट्रक निकालें। हमने सुबह भी 150 ट्रक निकाले हैं, हमने कल रात में भी 100 ट्रक निकाले हैं। और हमने अब जो ऑपरेशन है उसको बढ़ा दिया। हमने ये अपील की है कराची से, पूरे पाकिस्तान से, बुध और जुमेरात को। जफर साहब, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, ये बताइएगा कि जो 100 दिन के अगर 100 ट्रक्स निकाल रहे हैं सर, तो आप किन किन डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं? ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर वो किसी खास जगह पे मदद पहुंचाना चाहते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वहां काम कर रही है। देखिए, मसला ये हो रहा है, हमने अभी जब 150 ट्रक भी निकाले तो उसके अंदर देखने में लग रहा था कि एक लाइन है जो कई किलोमीटर तक ट्रक की, हमारे पेज पे तस्वीरें, वीडियो सब है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ये आगे बढ़ेंगे यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे नेशनल हाईवे की तरफ कुछ ट्रक, कुछ हाईवे की तरफ। नेशनल हाईवे वाला रूट जो होगा वो ठट्टा, बदीन, सजावल, इस पट्टी को कवर करेगा। फिर इसी तरह ये जो चल रहा है सीधा रोड हाईवे वाला, ये कवर करेगा हैदराबाद के बाद से शुरू हो जाएगा, टंडोवाला यार, टंडो बागो, ये सब कवर करता हो जाएगा। अब ये ट्रक जो है ये जब डिवाइड होंगे और जब किसी शहर में, उसकी तहसील में, उसके गांव पहुंचेंगे तो शायद आधा ट्रक भी नहीं मौजूद होगा वहां मौजूद 10,000 लोगों के लिए। और यही वजह है, मैंने भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली है और मैंने उसके अंदर ये बात बताई है कि जो अब जैसे रात में हमारे जो है मुख्तलिफ मेहड़ में और मुख्तलिफ जगहों में हमारे हाला में हमारे ट्रक लोगों ने आकर सामान सारा खुद ही उतार लिया, उसके अंदर मुतासिरीन बैठे थे। तो मुझे लोगों ने बोला यार आप वीडियो बनाए कि ट्रक लुट रहे हैं। मैंने कहा नहीं लुट रहे, वो बेचारे जो 6 दिन 7 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, 60-60 किलोमीटर पैदल सफर करके सड़क तक पहुंचे हैं पानी के अंदर। अभी वो उम्मीद लेके पहुंचे कि शायद उनको खाना मिलेगा और उनको एक गाड़ी दूर से आती हुई नजर आ रही है तो वो दौड़ रहे हैं। वहां पहुंच के उनको मालूम होता नहीं है तो पुलिस की मोबाइल थी।
پھر اس کے آگے ان کو کوئی گاڑی کی روشنی نظر آ رہی ہو پھر دوڑ رہے ہیں تو معلوم ہو جی ایمبولینس تھی. تو اگر ان کو اس درمیان کوئی راشن کا ٹرک یا کچھ نظر آ رہا ہے تو بس وہ کیسے برداشت کریں گے؟ ان کو نہیں معلوم ہے واپس کتنا پیچھے دوڑ کے جانا ہے جہاں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے. لوگوں کے پاس امید کی کوئی کرن اس وقت نہیں ہے. تو ہم تو بس یہی کام کر رہے ہیں کہ ہر شہر ہر گاؤں میں بھیج رہے ہیں. ہم نے آج اپیل کی تھی کل لوگوں سے کہ بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب ہم نے یہاں سے روانہ کرنے 500 ٹرک اور اس کے بعد ہم ہفتے کو اور اتوار کو روانہ کریں گے 1000 ٹرک. لیکن میں پھر بتا دوں اگر ڈیلی ہم یہاں سے 4 سے 5000 ٹرک بھی بھیجیں گے تو شاید اب تک ہم پہلی بار لوگوں کے پاس فرسٹ ٹائم ہر آدمی تک اس کے لیے. تو ظفر صاحب یہ بالکل صحیح ظفر صاحب، بٹ ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو شفٹ کر رہے ہیں ٹینٹ سٹیز میں. تو یہ ٹینٹ سٹیز آپ نے کہاں سر اسٹیبلش کیے؟ کیونکہ سندھ کے بارے میں تو یہ اطلاعات بار بار آ رہی ہیں کہ وہاں تو پانی ابھی نکلا نہیں اور بلکہ ابھی پیچھے سے اور آنا ہے، بہت زیادہ آنا ہے. ابھی ہم جو کر رہے ہیں ہم نے پہلا سٹی بنایا پنو عاقل میں. دوسرا سٹی جو ہے وہ ناصر حسین شاہ صاحب کے بیٹے ہیں کمیل شاہ صاحب، انہوں نے جگہ دی ہے سکھر کے پاس، وہاں بنا رہے ہیں. تیسرا جو ہے ہم خیرپور کے پاس جگہ دیکھ رہے ہیں جو خشک جگہ ہو، وہاں پر ہمیں اگر تھوڑی سی ملتی ہے. رات میں ہم نے مہڑ میں خیمہ کے سٹی کے لیے وہاں ٹینٹ روانہ کر دیے. ہماری لاہور سے 500 ٹینٹ کی سپلائی پہنچنے والی ہے کراچی، جو العزیز بلڈر والوں نے دیے ہیں شیخ طیب صاحب نے اے ڈی ریئل اسٹیٹ عدل ملک صاحب کے کہنے پہ. جو ہمیں ٹینٹ دیے تھے بحریہ ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ شاہد قریشی صاحب نے وہ مہڑ میں وہ ہم نے لگا دیے پنو عاقل میں. اور وہ ساری تفصیلات بمیں جگہ ایڈریس اس کی ابھی سٹی ابھی خیمے لگ رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں آ کے اس ٹینٹ کے نیچے بیٹھ رہے ہیں جو 6 دنوں سے کھلے آسمانوں کے نیچے ابھی چرپائی نہیں لگی ہے. یہ تصویریں تک ہم نے لوڈ کر دی ہیں کہ دیکھ لیں لوگوں کی مشکلات دیکھ لیں. جو لوگ وہاں پیدل چل کے آئے ان کے پاؤں کی کیا حالت ہے، کتنے بڑے بڑے دانے نکلے ہوئے پاؤں کے اوپر اور نیچے، ہم نے وہ بھی ڈال دیا ہے. اور ہم لوگوں کو صرف یہ بات بولنے دیکھیں ہماری جہاں جہاں سے ہم خرید سکتے ہیں ٹینٹ خرید رہے ہیں. ہم نے یہاں کراچی میں آرڈر دیے ہوئے، ہم نے فیصل آباد میں بھی ہماری بات چل رہی ہے، ہم نے پنڈی میں آرڈر دیا ہوا ہے. ہمارے پاس لاہور میں پہلے جن جگہوں پہ آپ نے ٹینٹ سٹیز بنائی ہیں آپ کو کیا وہاں اب یہ تسلی ہے کہ جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے وہ ان جگہوں پر نہیں پہنچے گا اور یہ لوگ اب محفوظ آ جائے وہاں پر پانی وہاں پر آ جائے؟ ابھی مسئلہ یہ ہے 7 دن سے لوگ کھلے آسمان کے نیچے ہیں. اگر وہ 1 گھنٹے بھی سائے کے نیچے آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں بڑی امید ہے. دیکھیں ایک شخص بھوکا ہے، اس کے پاؤں زخمی ہیں، چپل پہن کے اس پانی میں نہیں چلا جا سکتا، مٹی میں دھس جاتا ہے، 1.5 فٹ مٹی ہے اور 4 فٹ پانی ہے، ننگے پاؤں کانٹے شیشے پہ چل کے لوگ آ رہے ہیں. اگر وہ میں کہتا ہوں 2 دن بھی اس ٹینٹ کے نیچے زندگی گزار لیں گے ان میں ایک طاقت آ جائے گی. لوگ یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں چند 100,000 لوگوں کی نہیں کر رہا، نہ لاکھ لوگوں کی کر رہا ہوں، کروڑوں لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں، چاہے بلوچستان ہو، چاہے جنوبی پنجاب ہو، چاہے اس اچھا. اور سر یہ بتائیے گا کہ لوکل انتظامیہ آپ کی کتنی مدد کر رہی ہے یا آپ کے ساتھ کتنا کوارڈینیٹ کر رہی ہے ان سب ایفرٹس میں؟ لوکل انتظامیہ مدد کر رہی ہے بھرپور، سندھ گورنمنٹ مدد کر رہی ہے. مقصود میمن صاحب جو ڈی آئی جی ہیں پولیس کے بہت سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہر ٹرک کے ساتھ موبائلیں لے لو. ہم نے کہا بالکل. دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، مشکلات آ رہی ہیں نا، ٹریفک جیم میں ٹرک پھنس رہے ہیں. ابھی ہمارے جو اس وقت ٹرک نکلے ہوئے ہیں یہ بلوچستان سائڈ کے وہ اب تک نہیں پہنچے ہیں، آج 4تھا دن ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف مشکلات ہیں. جو ہمارا اس وقت راجن پور والا کانوائے نکلا ہوا ہے وہ آج 3را دن شروع ہو گیا ہے، وہ اب تک نہیں پہنچا ہے وہاں پر. حالانکہ جو ہم نے پنڈی سے روانہ کی تھی ان کی امداد ٹرک وہ ان کو آج پہنچ جائیں گے رات میں. تو اس وقت ہم ان تمام چیزوں کے اندر انتظامیہ سپورٹ کر رہی ہے، اس میں رینجر سپورٹ کر رہی ہے، نیوی بہت سپورٹ کر رہی ہے، آرمی سپورٹ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ہر شخص سپورٹ کر رہا ہے. بس میں یہ گزارش کروں گا کہ کچھ میں میڈیا پہ ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو فیلڈ میں نہیں ہیں، ان کو ہم نے کبھی فیلڈ میں نہیں دیکھا. تو اس مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کریں کہ یار ہمیں یوں دے دو، خشک راشن دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، اچھا نہیں دے سکتے تو پیسے دے دو. بھائی سیدھی بات کریں. بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں.